about remaining fatty acid biosynthesis. The first one is sphingolipids. Sphingolipids comprise a large number of compounds having one thing in common, that they contain in their structure a molecule of ceramide, that is a स्फिंजोसिन फैटी एसिड कम्प्लेक्स। ये मैंने आपको पीछे भी जब लिपिड्स की हम इंट्रोडक्शन वाली बात कर रहे थे, यहाँ क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको सीरामाइड के बारे में बताया था। सीरामाइड इज आल्सो कॉल्ड असाइल स्फिंजोसिन। स्फिंजोसिन कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स, स्फिंजोफॉस्फोलिपिड that we also call sphingomyelin. This is the structure of ceramide. First of all, palmitoyl. Palmitoyl is monounsaturated fatty acid to which a CoA molecule is attached. Palmitoyl CoA combine with the serine molecule by the help of enzyme serine palmitoyl transferase. ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो जो सीरीन है वो ट्रांसफर एंजाइम क्या करेगा, वो सीरीन को ट्रांसफ़र करेगा पाल्मिटोइल के साथ, उसे अटैच करेगा। जब सीरीन जाके पाल्मिटोइल के साथ अटैच होगा तो जो कोए अटैच है वो रिमूव हो जाएगा और एक कार्बन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो है 3-कीटोस्फिंजोनीन। कीटो मीन्स कि कीटो ग्रुप जो है वो 3 कार्बन पे अटैच है। फिर नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में जो 3-कीटोस्फिंजोनीन बना है उसकी होगी रिडक्शन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रिडक्टेज एंजाइम। और उसकी रिडक्शन के बाद उसमें एडिशन होगी एक हाइड्रोजन की और फिर डाईहाइड्रोस्फिंजोसिन बनेगा, जिसे हम स्फिंजानीन भी कहते हैं। थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है कि जो डाईहाइड्रोस्फिंजोसिन बना है उसमें ऐड करेंगे असाइल कोए मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ सेम ट्रांसफरेज एंजाइम। बट अब इस स्टेप पे जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वो असाइल कोए मॉलिक्यूल जो है वो डाईहाइड्रोस्फिंजोसिन को ट्रांसफ़र कर रहा है और फिर जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोसीरामाइड। डाईहाइड्रोसीरामाइड की फिर हम डीसैचुरेसिस करते हैं, मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं सीरामाइड। नेक्स्ट वन इज बायोसिंथेसिस of glycolipids. They are complex of ceramide with one or more sugar. इसमें क्या है कि जो हमने पीछे सीरामाइड का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ा है, सीरामाइड के साथ कोई शुगर अटैच होती है, या वो ग्लूकोज हो सकती है या वो ग्लैक्टोज हो सकती है या वो दोनों हो सकती हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। फॉर्मेशन ऑफ सीरामाइड ग्लूकोज। सीरामाइड के साथ यूडीपी अटैच होता है। यूडीपी जो है वो एक कैरियर प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करती है सीरामाइड को, और सीरामाइड ग्लूकोज बनता है और यूडीपी सेपरेट हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ सीरामाइड ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज सीरामाइड के साथ अटैच होता है और यूडीपी का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। द एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस। These enzymes catalyze the transfer of sugar from nucleotide sugar complex UDP glucose. More sugar residues may be added to glycolipid having one sugar. Moreover, sugar molecule may be later sulfated by active sulfate forming their sulfative derivative also called sulfolipids. अब in addition to sugar molecule, either it is glucose or galactose, there is also can be a sulfation of these sugars, और then we call these glycolipids sulfolipids, क्योंकि सल्फर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। Next is the biosynthesis of ganglioside. In the case of ganglioside, it's almost same like glycolipids, but there is certain different as it adds sialic acid in its structure. सीरामाइड जो हमारे पास बना था पहले, सिंथेसिस हमने पढ़ी थी उसकी, क्योंकि सब जो आगे से लिपिड्स डेरिवेटिव बन रहे हैं वो सीरामाइड से ही बन रहे हैं। तो सीरामाइड में जिस तरह पहले ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लूकोज ऐड हुआ था यूडीपी के साथ, इसी तरह इसमें भी ऐड होता है। फिर यूडीपी के साथ जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ग्लैक्टोज अटैच होता है और फिर वो अटैच होती जाती है सीरामाइड ग्लूकोज ग्लैक्टोज। नेक्स्ट सीएमपी के साथ एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, जिसे हम सियालिक एसिड भी कहते हैं, वो अटैच होता है जाके ग्लैक्टोज के साथ, ठीक है। और फिर एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन जाके अटैच होता है
गिलेक्टोज के साथ। अब स्ट्रक्चर ये है कि सीरामाइड, ग्लूकोज, गिलेक्टोज, और गिलेक्टोज के साथ एन एसिटल गिलेक्टोसामाइन भी अटैच है और एन एसिटल न्यूरामिनिक एसिड भी अटैच है। जब ये कम्प्लेक्स बनता है तो लास्ट में एक और गिलेक्टोज का मॉलिक्यूल जाके अटैच होता है और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं सीरामाइड, ग्लूकोज, गिलेक्टोज। गिलेक्टोज के साथ एन एसिटल गिलेक्टोसामाइन, एसिटल न्यूरामिनिक एसिड और गिलेक्टोज, तीनों चीज़ें अटैच है। एक गिलेक्टोज के साथ 3 चीज़ें अटैच है, जिसमें एक और गिलेक्टोज मॉलिक्यूल है, एक एन एसिटल गिलेक्टोसामाइन और एन एसिटल न्यूरामिनिक एसिड है। और इस पूरे कम्प्लेक्स को हम गैंग्लियोसाइड कहते हैं। और जो एंजाइम इस स्ट्रक्चर सारे रिएक्शंस को कैटेलाइज कर रहा है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेजेस। बेसिकली सारे स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग है, आइदर वो ग्लूकोज है, गिलेक्टोज है, एन एसिटल न्यूरामिनिक एसिड है, गिलेक्टोसामाइन है, या लास्ट में दोबारा से गिलेक्टोज है। द गैंग्लियोसाइड फॉर्म इन स्टेप 3, 4 and 5 are called GM3, GM2 and GM1. M stand for mono. It shows that only one sialic acid molecule is present in all of these. However, GM1 can give rise to higher ganglioside having more than one sialic acid unit. Next is sphingophospholipid. इनको हम sphingomyelins भी कहते हैं। Sphingomyelin are compound in which ceramide is complex with phosphocholine और phosphoethanolamine. अगर हम सीरामाइड में फॉस्फोकोलिन ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोटाइडल कोलिन, हम सीरामाइड में फॉस्फोटाइडल कोलिन ऐड करते हैं और जो डायसाइल ग्लिसरॉल है वो रिमूव हो जाता है और जो पीछे बचता है वो है सीरामाइड फॉस्फोकोलिन। सेम इन द केस ऑफ फॉस्फोइथेनोलामीन, फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल जो है वो सीरामाइड के साथ अटैच होता है और डायसाइल ग्लिसरॉल रिमूव हो जाता है और सीरामाइड फॉस्फोइथेनोलामीन बचता है। There are many types of sphingomyelin differing in respect of fatty acid component of their respective ceramide. इस तरह अगर हम डिफरेंट कंपाउंड ऐड करते जाएंगे तो डिफरेंट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो हैं वो हमें मिलते जाएंगे। नेक्स्ट, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। दीज कंपाउंड इंक्लूड फॉस्फोटाइडिक एसिड, लेसिथिन, सिफेलिन, प्लाज्मेलोजन एंड फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉस्फोटाइडिक एसिड की। इसको हम केमिकली पढ़ते, फॉस्फोटाइडिक एसिड इसका जेनेरिक नेम है और केमिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो है 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। मतलब 1 और 2 कार्बन पे ग्लिसरॉल अटैच है और 3 पे फॉस्फेट अटैच है। स्टार्टिंग फ्रॉम इस ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट प्रोड्यूस आइदर फ्रॉम ग्लिसरॉल और फ्रॉम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ग्लिसरॉल आता है वो 2 जगह से आता है, या तो वो ग्लाइकोलाइसिस के डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से आता है या हम ग्लिसरॉल जो है वो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से लेते हैं और फिर उसकी फॉस्फोराइलेशन करा के उसे ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनाते हैं। तो जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट है उसमें हम असाइल कोए का मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसफरेजेस। कोए निकल जाता है और जो असाइल पार्ट है वो ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं 1-असाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। नेक्स्ट दोबारा हम एक असाइल कोए का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और कोए रिमूव कर देते हैं एंड 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, मतलब 2 असाइल मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ अटैच है और फॉस्फेट 3 कार्बन नंबर पे अटैच है। ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड। फॉस्फोटाइडिक एसिड इज ऑफ मैनी टाइप डिपेंडिंग अपॉन द फैटी एसिड इज टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल एट 1 and 2 कार्बन्स। Next is biosynthesis of lecithin. The biosynthesis of lecithin starts from phosphatidic acid जो हमने पीछे बनाया है, जिसे हम 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कहते हैं। उसमें फिर हम वाटर ऐड करते हैं और उसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो हम निकाल लेते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो जो हमारे पास पीछे बच गया वो था 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल। अब उस 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल में हम ऐड करते हैं कोलिन का मॉलिक्यूल। कोलिन का मॉलिक्यूल CDP इज़ द कैरियर न्यूक्लियोटाइड बेस प्रोटीन है जो कि उसको कैरी करती है कोलिन को, और वो 1,2-डाईएसाइल के साथ अटैच कर देती है कोलिन के मॉलिक्यूल को। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं 1,2-डाईएसाइल 3-ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन। ठीक है, क्योंकि जो CDP का एक फॉस्फेट था वो अटैच होता है ग्लिसरॉल के साथ, कोलिन डायरेक्ट अटैच नहीं होता ग्लिसरॉल के साथ। जो फर्स्ट स्टेप पे एंजाइम यूज़ हो रहा है क्योंकि हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कराया था, तो हाइड्रोलेज एंजाइम उसे हम यूज़ करेंगे कहीं, और दूसरे में हम कोलिन का मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसलिए ट्रांसफरेज एंजाइम यूज़ होगा।
अब वो जो 1,2-डाइसाइल-3 ग्लिसरोफॉस्फोर बना है, फॉस्फोर आपके ऊपर तो हमने रिमूव कर दिया था, लेकिन नीचे हमें चाहिए था क्योंकि कोलिन जो है वो ग्लिसरॉल के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होता, वो फॉस्फेट अटैच होता है, और जो CDP से आया है क्योंकि जो रिजल्टेंट था वो CMP है, मतलब मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक मोनोफॉस्फेट। तो मोनो मतलब एक फॉस्फेट यूज हो चुका है स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज सिफेलिन्स। Siphellins are synthesized by two pathways. One is similar to synthesis of lecithin using CDP-inositol. 1,2-डाइसाइलग्लिसरॉल-3-फॉस्फेट फॉस्फेटाइडिक एसिड में हम CTP ऐड करते हैं, साइक्लिक ट्राइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, और पीछे बचता है हमारे पास 1,2-डाइसाइल-3-ग्लिसरॉल, और फिर हमारे पास जाके अटैच होता है इनोसिटोल, जिस तरह लेसिथिन अटैच हुआ था, और वो बनता है 1,2-डाइसाइल-3-ग्लिसरॉल-3-फॉस्फो-इनोसिटोल। ठीक है, और CMP जो है वो रिलीज हो गया, और दोनों में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है सिंथेज एंजाइम। Next is plasmalogens. This is relatively a complex pathway as the group attached to carbon number 1 of glycerol has a vinyl ether part. Plasmalogen containing ethanolamine is 1-alkenyl 2-acylglycerol 3-phosphoethanolamine. Synthesis starts from dihydroxyacetone phosphate. डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट ये आ रहा है कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस से। इसमें हम एसाइल कोए का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम असाइल ट्रांसफरेसिस। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो है 1-असाइल, क्योंकि हमने असाइल मॉलिक्यूल ऐड किया तो 1-असाइल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा। सिंपली सिर्फ एक असाइल का मॉलिक्यूल हमने ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में 1-अल्काइल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 1-असाइल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में हमने एक अल्काइल मॉलिक्यूल जो है वो ऐड किया। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सिंथेज एंजाइम, सिंथेज एंजाइम, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया वो है 1-अल्काइल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर 1-अल्काइल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की हमने रिडक्शन की है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिडक्टेज। तो जो हमारे पास एंजाइम आया वो है 1-अल्काइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। 1-अल्काइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में अगेन हमने एक असाइल मॉलिक्यूल ऐड किया बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसफरेसिस। तो 1-अल्काइल 2-असाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन गया। 1-अल्काइल 2-असाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, और जो एंजाइम यहाँ यूज़ हो रहा है उसे हम कहते हैं फॉस्फोहाइड्रोलेस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और उसने वो फॉस्फेट जो है वो रिमूव कर दिया। 1-अल्काइल 2-असाइल ग्लिसरॉल रह गया। अब उस 1-अल्काइल 2-असाइल ग्लिसरॉल में हमने इथेनोलामीन, जिस तरह हमने पीछे इनोसिटोल ऐड कराया था सिफेलिन के स्ट्रक्चर में, इस तरह इसमें इथेनोलामीन ऐड होगा और फॉस्फेट के साथ उसी तरह अटैच होगा 1-अल्काइल 2-असाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फोइथेनोलामीन। फिर हम उस 1-अल्काइल 2-असाइल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फोइथेनोलामीन की ऑक्सीडेशन कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज, और उसमें जो कोएंजाइम यूज़ होगा वो है साइटोक्राइम B5। और फिर उसकी ऑक्सीडेशन के बाद जो है वो हमारे पास वाटर रिमूव होगा और NADP रिमूव होगा। 1-अल्केनाइल 2-असाइल 3-फॉस्फोइथेनोलामीन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मेलोजेन। The last one is phosphatidal glycerol. These include two compound phosphatidal glycerol and diphosphatidal glycerol, जिसे हम कार्डियोलिपिन भी कहते हैं। 1,2-डाइसाइलग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड, इसके अंदर हम CTP ऐड कराएंगे। CTP जाके अटैच होगा 1,2-डाइसाइलग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के साथ और फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 1,2-डाइसाइलग्लिसरॉल CDP के अंदर फिर हम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट ऐड करेंगे, और ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट आपको अब याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो जो हमारे पास बनेगा वो 1,2-डाइसाइल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल फॉस्फेट बन जाएगा। उसमें फिर हम हाइड्रोलेज एंजाइम के थ्रू वाटर ऐड करेंगे और 1,2-डाइसाइल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल बनेगा, जिसे हम कहते हैं फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। और अगर आप सेकंड स्टेप पे देखो तो 1,2-डाइसाइल ग्लिसरॉल CDP जो है उसमें अगर हम फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल ऐड कराएं तो जो हमारे पास कार्डियोलिपिन बनेगा।
कार्डियोलिपिन इज डाइफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल फॉस्फेटाइडिक एसिड ग्लिसरॉल फॉस्फेटाइडिक एसिड कम्प्लेक्स।